कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सलेमपुर में 3 गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल तो साफ नहीं है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग की विकरालता किस तरह की है। यहां कबाड़ गोदाम में ये आग लगी दिखाई दे रही है। सलेमपुर में 3 गोदामों में आग लगने से फिलहाल वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह फिलहाल तो साफ नहीं है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, जहां पर एक साथ 2 से 3 गोदाम जलकर खाक हो गई। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में अचानक एक मकान में आग लग गई। कुछ देर में आग विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। आग को देखते हुए आसपास के घरों को खाली करा दिया गया। बाद में फायर सर्विस और अन्य राहत कर्मी पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। न्यूज 18 पर आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। देहरादून के सहसपुर से बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसमें से 2 की हालत इस वक्त नाजुक है। हादसा साभावाला इलाके में हुआ। वहां नेशनल हाईवे से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली से पिकअप गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पिकअप में 18 लोग सवार थे और पिकअप सवार 9 लोग इस वक्त घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ग्राफिक एरा अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सभी घायल एमकेसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है और बताना है कि क्यों इसकी नियुक्ति करनी पड़ी। आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सरकार और पंचायतों की नजर टिकी है। सरकार के 30 नवंबर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है और सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज प्रशासक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, उस पर आज सुनवाई होनी है। कब तक ये सुनवाई होगी और कितनी अहम ये सुनवाई? देखिए, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सरकार का जियो नोटिफिकेशन है 30 नवंबर का, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि जो सरकार का नोटिफिकेशन है वो एकदम गलत है, क्योंकि 2011 में सरकार खुद राज्य के मुख्य सचिव हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि इस तरह से बल्क में कभी भी स्टेट में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या फिर पंचायत हैं, उनमें प्रशासकों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को कभी भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इस बार 30 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके पूरे राज्य में प्रशासकों की नियुक्ति जिला पंचायतों के हवाले जो अध्यक्ष हैं उनके कर दी गई। लेकिन आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि सुबह 11 से 12 बजे इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सरकार को यह बताना है आखिरकार जब हाईकोर्ट का आदेश था या हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग थी, उसके बावजूद भी कैसे सरकार ने इनको नियुक्त किया गया। और इसके अलावा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की खंडपीठ है, उसने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था किशन सिंह तोमर वर्सेज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक आदेश में कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल 1 दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लागू कर दिया जाए तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो 1 दिन भी उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसके बावजूद भी सरकार ने बढ़ाया है। तो कई चीजें आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आएंगी। कई सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो सुनवाई के दौरान रखे जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है तो जो संवैधानिक पूरा मामला है, किस तरह से सरकार ने उनको जिला पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, किस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी कैसे उनको नियुक्त कर दिया गया। तो ये अहम है। सरकार की जो नजरें हैं वो हाईकोर्ट के इस जजमेंट पे आज के सुनवाई पर लगी हुई है। और इसके अलावा तमाम जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान हैं या तमाम जो ग्रामीण इलाकों
इलाकों में पंचायतों की राजनीति करते हैं, उनकी नजरें भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगी हुई है। अगर हाईकोर्ट सरकार के फैसले को स्ट्रक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं झटका स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होगा, क्योंकि एसडीएम को डीएम को ये जिम्मेदारी जो प्रशासक नियुक्त करने की थी वो तमाम जो अधिकारी हैं उनको थी, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, या तमाम अधिकारियों को ये व्यवस्था दी जानी चाहिए थी। और उसके बावजूद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं को ही अगर ये व्यवस्था दे दी गई, उन्हीं को प्रशासक बना दिया गया तो कहा जा सकता है कोर्ट में आज ये फैसला काफी अहम है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून से खबर, जहां पर अवैध संबंधों के चलते महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वारदात को अब खुलासा तब हुआ जब महिला पति की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंची। वहां पर शक होने पर डॉक्टर्स ने पुलिस को खबर दी और फिर पुलिस की पूछताछ की गई तो हत्या का पता चला। मृतक परविंदर की गला घोंटकर हत्या की गई। आरोपी सरिता और उसके प्रेमी अनुज कुमार ने हत्या को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि अनुज कुमार मृतक परविंदर का ही चचेरा भाई है। रुड़की के धनौरी में गंग नहर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में पुलिस ने 2 लड़कियों और 3 लड़कों को हवालात पहुंचा दिया। पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक और युवती गंग नहर में जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और अश्लील वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया के लिए ऐसे रील बनाने वालों पर कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखाया। मामले में पुलिस अब केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। हमें पता, हमने इंस्टाग्राम पे आपस की वीडियो अपलोड की थी, तो आगे से वहाँ से गलती नहीं करेंगे। हमें पता नहीं था कि अब बता दिया, अब आगे से ऐसी गलती नहीं। हमने रामनगर वन प्रभाग एक नया टूरिज्म जोन खोलने जा रहा है। जिम कॉर्बेट गांव की छोटी हल्द्वानी के पास ये जोन जिम कॉर्बेट की यादों को ताजा करेगा। वहीं जिम कॉर्बेट की कर्मभूमि से भी पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। कालाढूंगी के लोग यहां सफारी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आज उनकी ये मांग पूरी होने जा रही है, जिससे कॉर्बेट के गांव आने वाले पर्यटक जिप्सी सफारी से वाइल्ड लाइफ का आनंद ले सकेंगे। आशा में इस जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी इस वक्त रामनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, ये जो छोटी हल्द्वानी है, कितने दूर का ये तो ट्रैक होगा जो आज ये पूरी सफारी शुरू की जा रही है, और जो आज शाम जो जोन का शुभारंभ हो रहा है वो किस तरह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छोटी हल्द्वानी है वो जिम कॉर्बेट का गांव है। जिम कॉर्बेट के गांव के लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि यहाँ एक जो है सफारी शुरू की जाए, जंगल सफारी शुरू की जाए, जिसके लिए प्रयास शुरू किया गया है। जो ये कवायद चल रही है उसी के तहत ये चल रही है। इसका नाम उन्होंने रखा है कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी। इसमें जो है कॉर्बेट के गांव के साथ ही जो कॉर्बेट जहाँ अभी गए थे वो उसके आसपास वहाँ उन लोग सब चीजें दिखाई जाएगी। साथ ही साथ जो उन्होंने किया है वो पर्यटकों को दिखाया जाएगा, और इसके साथ ही ये जो जंगल है जहाँ पर्यटक की जो कॉर्बेट की कर्मभूमि है, यहाँ लोगों को घुमाया जाएगा, जिससे कि लोग यहाँ उनके द्वारा किए गए जो शिकार थे या जो मानो वन्यजीव संघर्ष में जो बाघ जो है आतंक फैला रहे थे उनको मारने का काम किया है, तो उनको भी यहाँ दिखाने का काम किया जाएगा जंगलों में कि कहाँ पर क्या हुआ था। तो इस तरीके से ये काफी रोमांचक सफर पर्यटकों के होने वाला है। ठीक है, जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे इसका लुत्फ उठाएंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर कांडा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के मेले और महोत्सव संस्कृति को संजोने का अच्छा एक जरिया है और इस तरह के आयोजन होने चाहिए। कई क्षेत्रों से इससे लाभ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों की वजह से पर्यटन बढ़ता है और पलायन पर रोक लगती है। प्रदेश सरकार भी लोक संस्कृति और विरासत को संजोने के काम में जुटी हुई है। सीएम ने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोगों की फर्जी जमीन खरीदने पर कार्रवाई हो रही है और जल्द ही सख्त भू कानून को लेकर वो आएंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने का काम जल्द पूरा होगा। रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कांडा में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का भी ऐलान किया और बागेश्वर को कुल 85 करोड़ की सौगात दी।
के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोलर मेले का शुभारंभ किया। राज्य में पहली बार सोलर कौथिक का आयोजन किया गया, जिसमें सोलर के क्षेत्र में काम करने वाली कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाया जा रहा है और सोलर परियोजनाओं पर काम भी किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सोलर नीति लागू की गई है और राज्य से सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर ली है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो कि कैंडिडेट के नाम का पैनल बनाएंगे। 11 नगर निगमों के लिए 33 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, यानी कि एक निगम में 3-3 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। निकाय चुनाव से कांग्रेस देहरादून में बड़े खुलासे का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बीजेपी राज्य में बीजेपी नेताओं ने जमीनों का बड़ा खेल किया, तो बीजेपी इसे सिर्फ जनता को भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है, तो चुनाव नजदीक देखते हुए सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन बीजेपी नेताओं ने ठिकाने लगाई है, तो नेताओं के चहेतों ने भी जमकर मौज उड़ाई है। ये बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का है, जो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। करण माहरा के मुताबिक देहरादून में खाली नाले की जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी जमीनों में महल बनाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है, और ऐसे नेताओं के नाम निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने होंगे। ऐसे लोग जो बीजेपी को पैसे से मदद करते हैं या उनके नेता हैं, उन लोगों ने नाले जो है कब्जे कर दिए हैं। नाले से जो 50 फीट तक छोड़ने की बातें हैं नदियों से या नालों से, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ जो तालाब है उनकी भूमियों में जो है बड़ी अट्टालिकाएं बन गई, उनमें मकान बन गए हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों का हम जल्दी खुलासा करेंगे। हम उस पर भी एक लिपिबद्ध भी बना रहे हैं, हम उसके कागजातों की भी कोशिश कर रहे हैं। देहरादून नगर पालिका में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, तो 2017 से देहरादून शहर में अलग अलग सीट से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं। वहीं नगर पालिका में 40 वार्ड बढ़ाने का काम भी बीजेपी सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के दावे में क्या वाकई दम है, और क्या बीजेपी नेताओं और उनके चहेतों ने जमीन में बड़ा खेल किया? 10 साल मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली इसे चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उनको अपनी बात पहले भी कह देनी चाहिए थी। अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर वो खुलासा करना चाहते तो कुछ कांग्रेस के लोगों को भी खुलासे कर दो, ज्यादा बेहतर है। तो पूरा ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव मैदान में है, हार सामने दिख रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जमीन बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर नगर निगम की जमीनों का मसला बड़ा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने वाकई में बड़े नामों का खुलासा किया, तो देहरादून में जमीनों को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के कई नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और प्रत्याशी के नाम को लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है। टिहरी जिले में 5 नगर पालिकाओं में नई टिहरी नगर पालिका जनसंख्या, वोटर और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है। नई टिहरी नगर पालिका 2018 में ओबीसी आरक्षित थी, जो इस बार सामान्य हो गई है, जिस कारण दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इसी नगर पालिका पर है और अंदर खाने प्रत्याशियों के दावेदारों के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये मानकों के अनुसार हुआ है और भीड़ तो दावेदारों की होती है, चाहे महिला कैंडिडेट हो या सामान्य में हो या किसी और अन्य आरक्षित श्रेणी में अगर हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और जो सभी लोग जो है दावेदारी करते हैं, लेकिन चुनाव तो एक ही व्यक्ति को लड़ना है।
देखिए, जब तक आरक्षण का फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले अलग अलग तरह के दावेदार हमारे पास थे। अब सामान्य सीट होगी तो निश्चित तौर पर दावेदार की संख्या बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। हमें इस बात की खुशी कि हमारे पास लगातार संख्या बढ़ रही है। सीट सामान्य होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं और निर्दलीयों ने अभी से जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। वहीं कई और दावेदारों ने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि जनता में अभी से अपनी पैठ बनाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को शीतकालीन चार धाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे। बड़कोट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा साल भर चलती है। यहाँ के धामों में पूजा कभी भी बंद नहीं होती और कपाट बंद होने का मतलब यात्रा का बंद होना नहीं है, क्योंकि धाम में सर्दी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भगवान की पूजा होती है। कपाट बंद होने से ये भ्रम हो जाता है कि पूजा बंद हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीष्मकालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये चार धाम की यात्रा शीतकाल में की और लोगों को इस बात का ध्यान आया और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं। अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे नेशनल गेम्स की हलचल के बीच शासक और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बीच वॉलीबॉल खिलाड़ी पिस रहे हैं। कैसे, देखिए जरा ये रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर में 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप होनी है, जिसके लिए प्रदेश की वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए देहरादून के महाराणा प्रताप में भी सोमवार को ट्रायल होना था। यहाँ प्रदेश के दूरस्थ इलाकों से युवा खिलाड़ी भी पहुँचे, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ। वॉलीबॉल एसोसिएशन 2019 में भंग होने के बाद खेल विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो टीम का चयन करे, लेकिन खेल विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरी एसोसिएशन वाले वो क्या है, होने नहीं दे रहे हैं ट्रायल्स। तो आप ट्रायल्स देने आए थे, तो ट्रायल्स आपका हुआ नहीं? सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, तब से बैठे हुए हैं बस कि 1-2 घंटे में बताएंगे, 1-2 घंटे में बताएंगे, तब से कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है होगा ट्रायल? लगता तो है नहीं, बस टाल रहे हैं कि बच्चे हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, बस कि हमारी एज निकल जाएगी, फिर हमारे पास इतने सालों से कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है 2019 से, और हम वेट ही कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे के आने जाने का रहने का बहुत दिक्कत हो रही, तो हम चाहते हैं कि ट्रायल हो जाता तो सबका ही फायदा होता कि निपट जाता, तो बस वही है कि अब क्या कर सकते हैं। इस बारे में जब खेल सचिव अमित सिन्हा से न्यूज़ 18 ने बात की तो उनका कहना था कि एडहॉक कमेटी से एक पत्र जरूर आया था टीम के सिलेक्शन के लिए, लेकिन एक दूसरा लेटर भारतीय ओलंपिक संघ से भी आया है कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ही टीम का चयन करेगी, जबकि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वो सिर्फ नेशनल गेम्स पर ही काम कर रहे हैं, बाकी खेलों पर नहीं। तो जो 7 टीमें पार्टिसिपेट की थी गुजरात में वॉलीबॉल की, उन्हीं टीमों को यहाँ आना है, उनके लिए ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड की ट्रायल के लिए हम लोग अलग से कोई दिवस निकाल कर उसका ट्रायल करवा। 2 तरह के पत्र आए थे, इसलिए उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कैंप्स के बाद जो ट्रायल होंगे उसी से हम लोग टीम्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं है कि जयपुर में भी कोई खेल हो रहे हैं या जोधपुर में कोई खेल हो रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हम तो केवल जो है हमारे राष्ट्रीय खेलों पे जो है हमारा ध्यान लगा हुआ है, और जो टीमें हमारी पहले यहाँ चैंपियनशिप खेली हुई थी वही बच्चों का हम आगे को जाके ट्रायल लेंगे, वही बच्चे कैंपों में हैं और उन्हीं में से जो है टीम बना के जो है नेशनल गेमों की तैयारियां चल रही है। अभी पूरा फोकस नेशनल गेम पे है। कुल मिलाकर शासन और एसोसिएशन के कंफ्यूजन से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि कुछ दिनों बाद प्रदेश में नेशनल गेम्स भी होने हैं। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का घर है और यहाँ आपको कई बार बाघ रोड पर टहलते दिखाई दे जाएंगे। रविवार को भी इसी तरह का नजारा दिखाई दिया जब ढेला झरना रोड पर बाघ रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा था। इस दौरान यहां आए पर्यटकों ने इस बाघ को अपने कैमरे में कैद किया। वहीं बाघ को देखकर पर्यटक रोमांचित भी हुए।
आपने उत्तराखंड के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जो बिल्कुल अनोखी और खास है, और ये अनोखा जंगल आपका इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की, जरा देखिए रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड की सबसे जवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर्यटकों के लिए बहुत कुछ नया है। मछली वन से लेकर ट्री हाउस, बटरफ्लाई जोन तक सब कुछ अनदेखा है, जिसे देखने के लिए वन विभाग सैलानियों को उत्तराखंड बुला रहा है। राज्य के पूर्व में स्थित है, तो जो पूर्वी हिमालयों का जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पूरे महाद्वीप के, तो उनका सबसे ज्यादा असर यहाँ पे देखा जाता है। और यही कारण है कि कुछ प्रजातियां जैसे रेड हेडेड ट्रोगन एक पक्षी होता है जो यहीं देखा गया है हमारे प्रदेश में, अन्य कहीं नहीं देखा जाता है। हालांकि 13 सालों में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की तादाद बेहद कम रही है। हालांकि यहाँ सफारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटकों को लाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करने की कोशिश सरकार कर रही है। नंधौर अभी नया 12 साल ही आज इसको पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार के अभाव में, मार्गों में जो मार्गों की सुलभता है उसके अभाव में मार्ग उतने प्रॉपर नहीं है, और कनेक्टिविटी को लेकर भी कई बार जो अभाव रहा है, उस सब से अभी हम व्यापक रूप से इसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दरअसल हिमालय के पूर्वी हिस्से में होने के कारण नंधौर वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है। यहाँ तितलियों से लेकर चिड़ियों और वन्य जीवों का अनोखा संसार बसा हुआ है, जो अभी तक अनदेखा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टाफ के ऑफिसरों को कामों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव तक के अफसरों के बीच काम को बांटा है, ताकि कामकाज आसानी से हो सके। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु वित्त नियोजन, कार्मिक गृह, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, आवास के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित प्रकरण देखेंगे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बकोली गोपन, ऊर्जा, कृषि, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन, निर्वाचन, वन एवं पर्यावरण, खेल, युवा कल्याण, राजभवन से संबंधित प्रकरण मामले को देखेंगे। सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे विकास योजनाओं, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार, विधायकों और सांसदों से कोऑर्डिनेशन, सीएम विवेकाधीन कोष से संबंधित कार्य, राज्य संपत्ति, सचिवालय प्रशासन, प्रोटोकॉल, सूचना, पेयजल, राजस्व, आबकारी, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, खनन विभाग का काम देखेंगे। सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे को सीएम की घोषणाएं, मुख्यमंत्री की विभागीय, जिलों की मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध विकास, विधायी और संसदीय कार्य, खाद्य आपूर्ति, नागरिक, पंचायती राज, ग्राम्य विकास का जिम्मा सौंपा गया है।